Okay, so in the last class we have discussed about emotional event. Clear? So let's revise it quickly. Suppose if we have a rod, conducting rod of length, let's say L, and if we move this rod with some velocity perpendicular to magnetic, कैसे मूव कराएंगे? अभी हम इसके सर्फेस. So in that case, an EMF is induced in this rod. इस rod के क्रॉस में क्या जनरेट हो जाएगा? एक EMF, that is potential difference आ जाएगा इसके क्रॉस. And that EMF was how much? V into L into, और इसका डेरिवेशन भी हमने कल देखा था कि what mechanism is going on inside. तो हमने EMF निकालना जान लिया कि कितना EMF जनरेट होगा. अच्छा, आज हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं जिससे हमें डायरेक्शन निकालना आएगा. कि आपको EMF आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये साइड प्लस होगी, ये साइड प्लस होगी. EMF में क्या होती है? पोलैरिटी होती है. क्या होती है? तो एक कोई साइड पॉजिटिव होगी और कोई साइड, तो वो हम पता, बाकी उसको आपको याद, वो आपकी चॉइस है. बट अल्टीमेटली हमको ये पता होना चाहिए कि एक रॉड है जिसकी लेंथ l है और वेलोसिटी क्या है. और अगर हम उस रॉड को परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, तो उसके क्रॉस EMF कितना जनरेट होगा और उसकी पोलैरिटी आप कैसे चेक करेंगे? B क्रॉस हम विल गिव यू द पॉजिटिव साइन. तो देखा हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया और पोलैरिटी भी देख लिया. जॉब डन. अब इसको अप्लाई करते हैं. तो डायरेक्ट से कुछ पोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्लियर किया? चलो देखो एक रॉड है ऐसे, ये ऐसे मूव करती है. ये A साइड है, ये B साइड है. पोलैरिटी बताना है. ये केसेस दिए हैं आपको. ठीक, अब आपको हर एक पर्टिकुलर केस के लिए तो यू हैव टू टेल द पोलैरिटी. हमको EMF सब में पता है, BLV आने वाला है. हर जगह मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ L है और वेलोसिटी क्या है? तो मैग्नीट्यूड क्लियर है. हर केस का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? हमें डायरेक्शन चेक, मतलब पोलैरिटी चेक करनी है कि A पॉजिटिव कि B पॉजिटिव, ये बताना. चलो तो क्या करेंगे? V क्रॉस V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर हम पॉइंट करेगा, B इधर करेगा, इधर करेगा हम पॉइंट. देखो ना वेलोसिटी से आउटवर्ड कराओगे देखो हम नीचे तरफ जा रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉइंट B. हम किस पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है? B की तरफ. दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी, ये हो गया. इसका बताओ मुझे बताना है पॉजिटिव साइड क्या होगी, C या D. नेगेटिव तो दूसरा हो जाएगा अपने आप बातों में. बताएं. हाँ देखो वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, हम देख रहे हो D पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा प्लस. यहां बताएं क्या यहाँ B क्रॉस B और B पैरेलल है, और क्या दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0? ये याद रखिए. जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, कोई इमेज जनरेट, या एंटी पैरेलल हो तब भी कोई भी इमेज जनरेट. विद बोथ द केसेस क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा B क्रॉस B का वो क्या होगा? 0. सो नो इमेज. यहां
what will be the direction of what are the polarities here? Yes. चेक V क्रॉस B करो V ऐसे नीचे है अब तुम राइट साइड घुमाओगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बोर्ड में राइट साइड नीचे से बाहर तो है ही नहीं नॉट क्या इस केस में भी ईएमएफ क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए दैट इज राइट अगर आप ध्यान से देखो तो देखो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया वो इंपॉर्टेंट है समझने में V क्रॉस B डॉट दिया है समझे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा दिस इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है अगर इन तीन वेक्टर में कोई भी दो पैरेलल हो पहले तो समझ में आना चाहिए दिस इज व्हाट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको क्या कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जैसे a क्रॉस b डॉट c तो देखा तीन वेक्टर का ये प्रोडक्ट है लेकिन इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट किया रहा है और इसको हम क्या कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब देखो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो जीरो होती है तब इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में क्या हो जाए तो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इफ एनी टू among A B and C are parallel कोई भी इनमें से दो पैरेलल हो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है जीरो तो इस केस में देखो क्या L वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है इस केस में देखो तीन वेक्टर्स हैं हमारे इस फॉर्म में एक है वेलोसिटी वेक्टर एक है मैग्नेटिक और एक है लेंथ वेक्टर दिस dl इज व्हाट लेंथ आप इसको L वेक्टर भी डायरेक्टली लिख सकते हो बट dl आपका लेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है तो अब देखो ध्यान से जब v b के पैरेलल होगा तब भी ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ भी पैरेलल है इन दैट केस आल्सो द ईएमएफ विल बी अब देखो रॉड ऐसे रखी हुई है कि उसकी जो लेंथ है वो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो L इज पैरेलल टू so that's why ईएमएफ इज कमिंग आउट टू बी और आप उससे भी देख रहे हैं कि कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा तो ये इंपॉर्टेंट है इसको आप समझ लें इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट को बताया है आपको नहीं तो याद कर लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बस इतना मतलब है कि इन तीन वेक्टर में कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाते हैं आपस में इन दैट केस द इंड्यूस्ड ईएमएफ और दिस मोशनल ईएमएफ विल बी जीरो उस पर्टिकुलर केस में इस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी बस इसको लिख लेंगे साइड समझ में आया डन नाउ कोई भी दो पैरेलल हो जाए लेट्स चेक इन दिस इन चारों में क्लियर इसमें भी कोई भी ईएमएफ जनरेट कोई पोलैरिटी की बात नहीं है और बताएं आप यहाँ पे इस केस के लिए ये रॉड है ऐसे मूव करा रहे हैं बताएं क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ फिर देख रहे हैं वेलोसिटी और लेंथ आपस में क्या है पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलूं तो तरह सेम ही जिधर लेंथ है क्या उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट कर रही है इन दिस केस आल्सो द ईएमएफ विल बी समझ में आया आप देख लो b क्रॉस e तक हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन रॉड के हमारे दो ही एंड है एक एंड a और एक एंड रॉड को हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है इसकी थिकनेस क्या है तो रॉड की सिर्फ लेंथ होती है उसकी थिकनेस हम यहां देखते हैं रॉड का केस है ये जितनी भी हम रॉड का केस ले रहे हैं सब में रॉड कैसी है आपकी थिन क्या है रॉड थिन
An aeroplane is moving horizontally. An aeroplane is moving horizontally towards west. An aeroplane is moving horizontally towards west with a speed of with a speed of 1800 kilometer per hour. With a speed of 1800 kilometer per hour. Full stop. What is the voltage difference developed? What is the voltage difference developed across the ends of wing? What is the voltage difference developed across the ends of the wing having a span of having a span of 25 meters? Having a span of 25 meters. Full stop. The Earth magnetic field, the Earth's magnetic field at that location is the Earth's magnetic field at that location of magnitude is of magnitude 5 into of magnitude 5 into 10 raised to power minus 4, 5 into 10 raised to the power minus 4 Tesla, and dip angle is 30, and dip angle is 30. Try to solve it. डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड बताना है पोलैरिटी, तो आपको पोलैरिटी मैग्नीट्यूड बताना है कितना इंड्यूस होगा इसका। तो फॉर्मूला है आपके पास VLB। आया कितना? ओके, नाउ चलो देखो ध्यान से, एक एरोप्लेन है आपका, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, लेट अस कंसीडर दिस। दिस इज योर एरोप्लेन। Now, it is going towards west direction, and the span of wing is given as L.
अब इस प्लेस में जहां पे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दी गई? माइनस ऐसा। अगर गॉस में देता तो कन्वर्ट कर। एंगल ऑफ टेक कितना दिया है? तो व्हाट वी कैन डू, क्या हम ये फॉर्मूला यूज करें डायरेक्ट? ये तब लगता है परपेंडिकुलर वाला केस होता है, लेकिन बस इस पर्टिकुलर केस में ये वेलोसिटी किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। अगर प्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की साइड क्या है? वेस्ट। अच्छा, इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? अब हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर प्लेस में क्या जरूरी है हमेशा वर्टिकल या हमेशा क्या हो? इट ऑलवेज मेक्स सम एंगल विद द वर्टिकल, ऐसा होता है। और उसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपके कुछ ऐसे है, तो वर्टिकल के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है? अच्छा, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को h ही कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को, इसकी वैल्यू होती है v sin डेल्टा और इसकी वैल्यू होती है v cos। नाउ अब तुम मुझे ये बताओ, इस बीम के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा, बिकॉज़ दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देखा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या होगा? वेलोसिटी से क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आ जाएगा, क्योंकि आपका प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। इसलिए लैंग्वेज में भी यूज किया है कि आपका प्लेन फ्लाई कैसे कर रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टली अगर वो फ्लाई कर रहा है तो ये पैरेलल हो जाती है। लेकिन हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। समझ में आया कि जब भी कभी अर्थ में प्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको, और अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है, इन दैट केस व्हिच कंपोनेंट यू विल गो फॉर? VE। so what will be the answer in this case? VE होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और VE कितना होता है? अच्छा सर दिस वन। और VE की वैल्यू कितनी है? V sin थीटा। आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट, VLV sin थीटा। तो बस इसको आप ऐसा प्लेन के केस के लिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मान सकते हैं कि जब भी कोई प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है और किसी उस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी और क्या दे दिया आपको? एंगल ऑफ, तो आपको ये मिलना है। यूज इट डायरेक्टली, ओके। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको याद रखेंगे इन दैट फॉर द केसेस ऑफ प्लेन या कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली फ्लाई। डन। आंसर बताएं। Now get the answers, put all those values here and get the answer. क्लियर है? हम्म, 3 पॉइंट, हाँ 3.125 वोल्ट। गुड। So your answer is 3.125 वोल्ट। पोलैरिटी, चलो इस साइड को लिख के हम ए कह देते हैं और इस साइड को क्या कह दे रहे हैं? पूछा नहीं है बट यू कैन आंसर इट। बताएं दिस साइड इज पॉजिटिव साइड। पहले तो ये निकाल लेते हैं मैग्नेटिक, देन थिंक अबाउट दैट।
बताओ v वेस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ऐसे ही है। चलो वेलोसिटी की तरफ हम क्या इसको किधर रोटेट कराएंगे, नीचे की तरफ। तो ये प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है, ये फ्लो क्या कर रहा है, ये तो भी देंगे, ये ऐसे टेढ़े होकर प्लेन फ्लाई करता है, प्लेन आपका ऐसे है, समझ रहे हैं? इसको मैंने बोर्ड में जरूर ऐसे बनाया कि प्लेन ऐसे, जेट प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो तो रोटेट हो जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्लेन जो ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई करता है, समझ गए? ये मत सोचिए कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे विंग्स, ये जो ए और बी है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है आपके, तो किसकी तरफ पॉइंट आएगा, बी की तरफ आएगा, देखो ना इस तरफ लेफ्ट साइड में भी। नाउ द क्वेश्चन इज, इंजन इसका खराब हो गया, नाउ इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, देन टेल द ईएमएफ। इंजन ऑफ दिस प्लेन गेट कोलैप्स and the plane started falling downwards, then tell what is the induced. If plane engine stops due to some unknown reasons, then find induced EMF. Then do this. क्या वेलोसिटी नीचे हो जाएगी? अगर हम इस चीज को छोड़ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी? डाउनवर्ड। तो बताओ इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? x होगा। जब चीजें वर्टिकली फॉल होती हैं, इन दैट केस यू विल गो विद हॉरिजॉन्टल। अगर चीजें हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही हैं या मूव कर रही हैं, यू विल गो विद हॉरिजॉन्टल। हमेशा परपेंडिकुलर वाला देखो लेना है कंपोनेंट, हमें पता है कि चीजें परपेंडिकुलर होनी चाहिए, समझ गए? तो अगर हमारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वर्टिकल वाला लेंगे। और अगर हमारी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो व्हिच कंपोनेंट विल वी टेक? द हॉरिजॉन्टल वन। नाउ यू होगा है ना, ये होगा कि नहीं होगा? टेल द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इन दिस केस क्या लेना है यहाँ पे? VLP cos, तो ये आप तो वर्टिकल वाले केसेस के लिए है, जब चीजें वर्टिकली फॉल करती हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर पोलैरिटी बताएंगे निकालने के बाद। सेम आ रहा है, हाँ आपको cos की वैल्यू तो बस डिफरेंस आएगा, हाउ मच? 3.√3 polarity। now tell the polarity। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आपकी? डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड है, लेफ्ट साइड, ओके लेट्स डू इट। इनवर्ड्स मतलब ए वाली तरफ, ए वाला पोर्शन, दिस इज ए इज पॉजिटिव, ठीक? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो एक जनरलाइज केस बना देते हैं। लीव दैट केस, ऐसे ही होता है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक? बस इतना डिफरेंस याद रखो। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक आयरन की रॉड को ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन मेरा, अभी बहुत ट्विस्ट है, आपको लग रहा होगा आ गया हम सारे क्वेश्चन आंसर दे देंगे, नहीं। देयर आर फ्यू केसेस कि चीजें वर्टिकली फॉल भी होंगी फिर भी ये नहीं आएंगे। लेट्स सी दोस केसेस। What I did, I take a rod, let's say this is a conducting rod, ठीक? ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है जिसमें ये रॉड मैं लिया हूं, दिस विल बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, अब मैंने इस रॉड को ऐसे ड्रॉप, क्वेश्चन इज विल द ईएमएफ इंड्यूस और नॉट?
You have to tell the answer. So I have dropped a rod, conducting rod downwards in east-west direction. In ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में है और नीचे को क्या ये इवेंट जनरेट होगा और बेटा ये ईस्ट-वेस्ट वाला ही केस था। ये किस चीज का केस था कि आपका प्लेन ईस्ट-वेस्ट में था और वो फॉल होने लगा। देखा क्या आया तो ये बट अब नॉर्थ साउथ वाला केस लेते हैं। अब मैंने इसी को नॉर्थ मतलब समझ लो ये प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेट्स से ये इंडिया साउथ टू नॉर्थ, then it collapsed in the middle of Indo-Pacific Ocean। तब वहां को गिरने लगा नीचे, तब क्या ईएमएफ आएगा? हाँ ओके थिंक अबाउट और दिस प्लेन फिर हम रॉड की बात करेंगे। पहले प्लेन में बताओ ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? अब आपका ये जो प्लेन है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और फिर फॉल हो रहा है अचानक से। थिंक चलो मैं यहाँ क्लू देता हूँ तुमको। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहां से कहां जाती है? ज्योग्राफिकल टर्म्स में बता दो, साउथ से ईस्ट से वेस्ट कभी नहीं जाती। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट रूल जिससे आप कुछ चीजों को सोचो। आई नो हाँ वो पैरेलल हो जाएगी बट आई विल गिव यू वन डे टाइम, जस्ट थिंक ओवर। आपकी बुक्स में बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप जाएं वहां पे सर्च करें कि अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के किसी चीज को फॉलो करते हैं तो भाई ये में भी फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, राइट। अगर सब चीजें बता दी जाएंगी आपको तो फिर आपका माइंड स्टेट नहीं करेगा, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। कौन सा थोड़ा सा सोचो, ऐसे क्वेश्चन यही है ना प्लेन वाला एकदम प्लेन इट्सेल्फ, और प्लेन की मैं लेंथ दे दे रहा हूं आपको। इन दिस केस स्पैन आपको 25 मीटर की, लेंथ आप 15 मीटर से कम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ तो देखो हमने इमोशनल ईएमएफ समझ लिया कि व्हाट इज इमोशनल ईएमएफ। तो जब कभी भी कोई रॉड किसी को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करती है तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है? एक बैटरी की तरह का, हमने एक बैटरी बना दी, व्हाट वी हैव क्रिएटेड ए स्नीम। अब अगर इसी रॉड को हम एक सर्किट में जोड़ देंगे तो क्या इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में? बस सर्किट के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे इमोशनल ईएमएफ के, बस आपको क्या करना है, इस मूविंग रॉड को एक बैटरी से रिप्लेस करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस द मूविंग रॉड विद ए, और बैटरी का ईएमएफ कितना लेंगे? बीएलटी। बैटरी का ईएमएफ कितना लेंगे? अच्छा रॉड की रेजिस्टेंस की बात करनी तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगर रॉड की रेजिस्टेंस भी दे दिया तो वो क्या बन जाएगी? बैटरी की इंटरनल। ये तो आपके सर्किट वाला क्वेश्चन का वर्ड है। लेट्स डू इट क्विकली। लेट अस सी देयर इज अ फ्रेम गिवन टू यू, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया हुआ है और एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस, यूनिफॉर्म फील्ड है बी। अब इस फ्रेम में ना एक रॉड मूविंग, ये एक वायर को मूव कर सकते हैं, जिसको आप मूव करा सकते हैं। लेट्स से द लेंथ इज L, लेंथ L है इसकी, इंटरनल इसकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, रॉड। अब इस रॉड को अभी ये स्टेशनरी रखी हुई है रॉड, नाउ इट स्टार्टेड विद वेलोसिटी। अब इसको एक फोर्स लगा के एक वेलोसिटी v से क्या कराया गया? मूव कराया गया इन दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? ये आपका कुछ इस तरह से नेमिंग कर देते हैं हम इक्वालेंट से। तो आपको क्या क्या इवैल्यूएट करना है? पहला पार्ट व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रॉड, इस रॉड के क्रॉस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहली चीज। सेकंड उसकी पोलैरिटी बता देंगे। करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, you have to determine the electric current in external circuit।
तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर से किधर फ्लो होगा। थर्ड, मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force acting on the rod. Fourth, external force required to move the rod with constant velocity. And the last one, power, mechanical power. Delivered. ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें इसमें एनालाइज करनी है, इतने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं आपके रिगार्डिंग दिस। हाँ, एक्सटर्नल सर्किट है ये, इसकी कुछ रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट इज सम कैपिटल आर, इस पूरे फ्रेम जो है उसको कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सारी चीजें हमने ले ली है यहाँ पे, अब हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। स्टार्ट बाय डूइंग योरसेल्फ, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है। एक सर्किट का क्वेश्चन है ये, लास्ट वन एक और बचा है, हीट डिसिपेशन भी होता है यहाँ पे, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ दिखाना होगा लास्ट में। सो हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन में कितनी पावर आपकी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए, ठीक है, इतनी चीजें कैलकुलेट करते हैं। चलो फर्स्ट आंसर, व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड, VLV, पोलैरिटी बताएं, P पॉजिटिव, इज, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, सर्किट में एक्सटर्नल में P से कैसे करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव साइड से जाएगा और ये S से, और क्या रॉड में अंदर S से D। तो हमें पता है कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो चार्ज को नेगेटिव से एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से, ये एक बैटरी है, करंट आई है। तो चलो बताओ कितना होगा करंट। तो सबसे पहले क्या किया करें, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया करें, एक इक्विवेलेंट सर्किट। देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाने जा रहा हूं, दिस इज R, और यहाँ पे आप एक बैटरी लगा दें, ऊपर वाली साइड क्या रहेगी उसकी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दें। अच्छा, इसका ईएमएफ कितना होगा, VLV, इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल, नाउ दिस इज योर सर्किट रेजिस्टेंस। So what is the current flowing in the circuit? निकालें, बताओ इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस R, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस R। तो चलो करंट बताओ, क्या करंट एप्सिलॉन बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन है आपका VLV डिवाइडेड बाय R प्लस। अच्छा, क्वेश्चन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करें तो हम R को 0 लेके चलेंगे इन दैट केस, लेकिन मैं R को लेके चल रहा हूं साथ में, जनरल केस हो जाए। तो देखो करंट मिल गई हमें जो इस सर्किट में फ्लो हो रही हो, डन। अच्छा, ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, डायरेक्शन नहीं मिल गई हमें, कैसे फ्लो करेगी, PQRS, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। अब देखो इस रॉड पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों रॉड पे फोर्स आएगा। क्या आपने पढ़ा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग रॉड है, अगर या करंट कैरिंग वायर है, तो उस पे एक फोर्स लगता है उस फील्ड की वजह से, और वो फोर्स क्या होता था, BIL sin थीटा होता था। तो अगर एक करंट कैरिंग रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई जिसमें I का करंट फ्लो हो रहा है, in that case the force acting on that rod is given by BIL, और अगर 90 डिग्री वाला केस है तो sin थीटा 1 हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाता था, यही है यहाँ पे मैग्नेटिक, क्योंकि देख रहे हैं ना कि ये जो करंट है इस रॉड में भी फ्लो हो रहा है, तो इसमें फोर्स आएगा बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
आएगा कि नहीं? तो लिख लें इसको, निकालें FMBIL। So magnetic force acting on the rod is BIL sin theta. In this particular case, magnetic field क्या होता है, इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो I into L क्रॉस L और B के बीच का एंगल देखते थे, देख रहे हैं रॉड के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट थी, रॉड आ गई हर्स प्लेन, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो थीटा इज rod is perpendicular to magnetic field, so the force will be how much? BI I निकाल सकते हैं आप BLT upon R plus बताएं। यहाँ B में स्क्वायर नहीं है, याद रखना ठीक, क्योंकि ये सब फॉर्मूले याद ही रखने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, न्यूमेरिकल आता है इसमें डायरेक्ट, तो आप या तो बेसिक से सॉल्व कर दो, सर्किट बन गया तो फिर तो आता है ना, ये चीज इजीली कर सकते हो। फिर भी बहुत ज्यादा आपको अगर नहीं कॉन्सेप्ट लगाने तो आप फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर बाय यूजिंग। चलो तो समझ में आ गया कि इस रॉड में क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? L क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को चेक करने के लिए आप क्या डायरेक्शन चेक करेंगे? L क्रॉस, चलो L L बताया था करंट की डायरेक्शन में, B कैसा है? लेफ्ट, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? लेफ्टवर्ड, मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट में लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किसकी डायरेक्शन में लग रहा है? अगेंस्ट द वेलोसिटी। तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड को रोकने की कोशिश करेगा? तो मतलब ऐसे समझो, तुमने ना रॉड को ऐसे एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो उस पे क्या लगेगा ये, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं? तो आपकी जो रॉड है ना वो स्लो डाउन होगी, रिटार्ड होगी और एक टाइम पे स्टॉप। तो इसीलिए किसकी जरूरत हमें आती है? टू मूव द रॉड विद, अगर हम चाहते हैं कि रॉड को हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते रहे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अगेंस्ट दिस। तो क्लियर सी बात है, वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लगाना है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए। अगर चीजों को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आया इस फोर्स की रिक्वायरमेंट? तो लिखते हैं, इसकी डायरेक्शन लिख लेंगे मैग्नेटिक फोर्स की against the velocity, clear? Hence in order to move the rod, hence in order to move the rod with a constant velocity, hence in order to move the rod with a constant velocity, an external force need to be applied, an external force need to be applied against this magnetic force, against this magnetic force, and should be equal to magnetic force, and should be equal to magnetic force। समझ में आया इक्वल क्यों करना है? समझ में आया क्यों इक्वल कर रहे हैं? ताकि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, उसमें अगर 2 न्यूटन इधर लगा और इधर भी 2 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब उसमें नेट फोर्स क्या कर दे रहे हैं? और हमें पता है कि चीजें कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगी जब उनमें नेट फोर्स क्या हो, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, और सभी चीजें कांस्टेंट मूव करेंगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया और डायरेक्शन मिल गई हमें कि किधर लगाना है। अच्छा, लास्ट वन, अब अगर हमें फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, देखो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा,
क्लियर सी बात है। अगर हमें रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स। हम वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम वर्क। वर्क बाय टाइम क्या होता है, पावर। तो देखा जाए तो हम एक पावर डिलीवर कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डिलीवरिंग सम मैकेनिकल पावर टू द रॉड। वही निकालना है, निकाले मैकेनिकल पावर, निकाले। किसी को याद है हाउ वी कैन कैलकुलेट मैकेनिकल पावर? बेटा वो मैकेनिकल वर्ड है, मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप भूल जाइए। मैकेनिक्स में पावर कैसे निकालते थे, याद होगा, फोर्स इनटू, सब गड़बड़ है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल। याद होगा हमने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में इसको डिराइव किया था कि मैकेनिकल पावर इज गिवन एज द प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता था बेसिकली, लेकिन एक नॉर्मल टर्म में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू, रियल एक्सप्रेशन ये था F डॉट V, क्या आता था, F cos, ये था फॉर्मूला मैकेनिकल पावर निकालने का। इस पर्टिकुलर केस में फोर्स और वेलोसिटी के बीच में देखो क्या है, एंगल जीरो। एक्सटर्नल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, cos जीरो, इसलिए फोर्स। कुछ चीजें आप याद रखा करिए, देखिए पिछली चीजें, मैकेनिकल पावर और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। वो इलेक्ट्रिक पावर है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज मैकेनिकल पावर। अब बताइए, निकालिए मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड टू द रॉड, बताएं कितनी डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ वो भी स्क्वायर हो जाता है, बस यही होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होता है, पावर में देखो तो इस फोर्स में बस तुम क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी होल या। तो देखो एफ एम कितना आया था, ये क्या एफ एक्सटर्नल एफ एम के बराबर होता था, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता था, हमें एफ एक्सटर्नल भी पता चल गया कितना है, b स्क्वायर l स्क्वायर b डिवाइडेड बाय r प्लस r। इसीलिए पावर डिलीवर्ड टू द रॉड विल बी हाउ मच, इसको हम मैकेनिकल पावर कहेंगे। बताएं कितना आएगा, क्या F एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ऐसा, बस ये स्क्वायर हो जाएगा। याद रखें फोर्स में v में स्क्वायर नहीं है, पावर में ऊपर के तीनों टर्म्स स्क्वायर होते हैं। So this will be b square l square b square divided by r plus r। ये क्या e का स्क्वायर बाय r प्लस r पे होगा, ये भी किसके इक्वल होता था, ईएमएफ के इक्वल। अभी ये इसको ऐसे करते हैं। अच्छा तो हमने मैकेनिकल पावर निकाल ली, अब हीट डिसिपेशन निकालना, कितनी पावर आपकी किसके फॉर्म में लॉस हो जाए, हीट के फॉर्म में, वो अब इलेक्ट्रिक पावर, दैट पावर इज, देखो ये है मैकेनिकल पावर जो हम दे रहे हैं। अब करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस है तो सर्किट में हमेशा पावर में क्या होगा, लॉस। अब वो पावर डिसिपेशन किससे निकलता है, बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर है। ये पावर और वो पावर बोथ आर डिफरेंट इन देखा जाए तो। अच्छा निकालें इलेक्ट्रिक पावर या हीट डिसिपेशन, इसी को कहेंगे पावर डिसिपेटेड एज हीट, पावर डिसिपेटेड एज हीट इन सर्किट। चलो I स्क्वायर R क्यूब टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस लेंगे। चलो I कितना आ चुका था, VLP अपॉन अब ये R इक्विवेलेंट की क्या है, R प्लस R, ये स्क्वायर होगा। क्या ये सेम आ गया इसी की तरह, बोथ कम्स आउट सेम। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पहले लिख b स्क्वायर l स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस r। देख रहे हैं जो पावर डिसिपेट हो रही है हीट के फॉर्म में वो किसके इक्वल है,
मैकेनिकल पावर। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपने जितनी पावर डिलीवर की सेम पावर किस फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है, एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज द एनर्जी। अगर आ गया कभी कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करें मोशनल ईएमएफ के केस में, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। कि आपको क्या दिखाना होगा कि मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू तो कंजर्वेशन के लिए इसे नीचे लिखेंगे एक फाइनल स्टेटमेंट, सिंस mechanical power delivered since mechanical power delivered is equal to power dissipated at heat is equals to power dissipated at heat in the circuit, hence energy conservation is possible, hence energy conservation is possible. So this is all for this class.